जी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? चलो जी, आज हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जो रिमेनिंग हमारे टॉपिक रह गए थे, आज हम उनकी रिवीजन ख़त्म करते हैं। अभी तक आपको याद होगा अगर, तो हम पहली पाँच क्लासेस की रिवीजन कर चुके थे, और टोटल जो क्लासेस हुई हैं इस टॉपिक पे वो हुई है 10 नेगोशिएबल पे। टोटल वेटेज इस टॉपिक की मिनिमम 12 मार्क्स की है। तो सवाल उठा कि रिमेनिंग अब 5 क्लासेस की चर्चा हम शुरू करते हैं। आइएगा, और जो जो पढ़े हुए हैं हमसे उनके नोट्स जो भी कॉपीज़ में होंगे उन्हें ओपन कर लीजिएगा। चलिए लेट अस स्टार्ट। ये स्क्रीन आपके सामने आ रही है। हम लास्ट क्लास तक चर्चा कर चुके थे रिवीजन के अंदर कि इंडोर्समेंट कितने प्रकार की होती है। उसके अंदर हमने इंडोर्समेंट इन फुल, इंडोर्समेंट इन ब्लैंक, सेंस रिकोर्स इंडोर्समेंट, रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट, कंडीशनल इंडोर्समेंट कर लिया था। फिर रह गया था पार्शियल इंडोर्समेंट। उसके बारे में भी चर्चा कर ली थी, मगर पार्शियल इंडोर्समेंट की अब एक एक्सेप्शन है। एज अ जनरल रूल पार्शियल इंडोर्समेंट कभी भी वैलिड नहीं होती। यानी कि 1 लाख रुपए का इंस्ट्रूमेंट है, यू कैन नॉट इंडोर्स इट फॉर ₹30,000 और 40,000 टू द सब्सिक्वेंट इंडोर्सर, यू कैन नॉट डू दैट। ठीक है ना। बट एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर मान लीजिए मैच्योरिटी डेट पर एज अ होल्डर आप पार्टी जो प्राइमरी लायबल थी उसके पास लेके गए इंस्ट्रूमेंट, और अगर उसने इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट करने से मना कर दिया, या फिर ये कहा कि मैं थोड़ी सी पेमेंट कर सकता हूँ, 1 लाख रुपए में से 30,000 पे कर सकता हूँ, बाकी 70,000 रुपये बाद में दूंगा, तो होल्डर के पास ये ऑप्शन रहता है कि या तो वो इस इंस्ट्रूमेंट को डिसऑनर मान ले और स्यू कर दे, या फिर जितना आ रहा है उतना तो लपेटे, मतलब 30,000 ले और बाकी 70,000 रुपये के लिए इंस्ट्रूमेंट किसी और को नेगोशिएट कर दे आफ्टर इट्स मैच्योरिटी। अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज करता है तो क्या मैं कह सकता हूँ 30,000 आया, 1 लाख का इंस्ट्रूमेंट था, 30,000 आया और 70,000 के लिए इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट हुआ? यस। विल दिस अमाउंट टू अ पार्शियल इंडोर्समेंट? द आंसर इज यस, ये पार्शियल इंडोर्समेंट है, और इस केस में केवल वैलिड होगी जब मैच्योरिटी डेट पर डिफॉल्ट होगा। तभी लिखा है वेयर एन इंस्ट्रूमेंट इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट अ मैच्योरिटी डेट एंड आफ्टर रिसीविंग पार्शियल अमाउंट होल्डर नेगोशिएट द सेम फॉर द बैलेंस। ठीक है जी। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट शुरू किया क्रॉसिंग का। क्रॉसिंग का मतलब होता है एक कोडेड इंस्ट्रक्शन जो कि बैंक को दी जाती है कि इस चेक की पेमेंट जो है कैश पे मत करना, बल्कि किसी बैंकर के थ्रू करना। अब ये क्रॉसिंग कितने तरीके की हो सकती है? पहला जनरल क्रॉसिंग सेक्शन 123 के अंदर आता है। सेक्शन 123 के अंदर जनरल क्रॉसिंग का मतलब है जब चेक अपने फेस पर 2 पैरेलल लाइंस बियर करता है तो इसे जनरल क्रॉसिंग कहते हैं। जनरल क्रॉसिंग का मतलब है इंस्ट्रक्शन टू द बैंक की पेमेंट करना तो किसी बैंक में करना, ओवर द काउंटर मत करना। सेकंड क्रॉसिंग होती है स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब जब चेक अपने फेस पर एडिशन ऑफ अ नेम ऑफ अ बैंकर करता है, यानी कि वहाँ पर एक बैंकर का नाम लिखा होता है। अब ये बैंकर का नाम 2 पैरेलल लाइंस के साथ भी हो सकता है या उनके अलावा भी हो सकता है। जनरल क्रॉसिंग का मतलब होता है कि बैंक को इंस्ट्रक्शन है कि जिस बैंकर का नाम हमने लिखा है, इस क्रॉसिंग में जिस बैंकर का हमने नाम लिखा है उसे कहते हैं कलेक्टिंग बैंकर। की मतलब बैंकर, पेइंग बैंकर को इंस्ट्रक्शन है कि इस चेक की पेमेंट करना तो केवल कलेक्टिंग बैंकर को करना, इसके अलावा और किसी को इसकी पेमेंट मत करना। थर्ड है अकाउंट पे क्रॉसिंग, जिसे हम रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग भी कहते हैं। पहली बात, ये क्रॉसिंग अपने आप में वैलिड नहीं होती जब तक कि जनरल या स्पेशल क्रॉसिंग के साथ मत हो। यानी कि जनरल और स्पेशल क्रॉसिंग के साथ में ही ये क्रॉसिंग होगी, अपने आप में ये क्रॉसिंग वैलिड नहीं है। और जनरल अकाउंट पे क्रॉसिंग का मतलब है कि एक इंस्ट्रक्शन पास ऑन की गई है पेइंग बैंकर को कि इस चेक की पेमेंट करना तो केवल पेई के अकाउंट में करना, कहीं और मत करना। क्या मैं कह सकता हूँ इस क्रॉसिंग के बाद ये चेक पेई के अलावा किसी और को पेमेंट नहीं होगी? यस। तो इसलिए क्योंकि पेई के अलावा और कोई पेमेंट रिकवर नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली इंडोर्समेंट करने का भी फायदा नहीं है। इसलिए इस क्रॉसिंग को रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग कहते हैं, क्योंकि इससे चेक की नेगोशिएशन जो है वो रुक जाती है। ठीक है। फोर्थ है नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग का मतलब है ऐसी क्रॉसिंग जिसके आने के बाद द टाइटल ऑफ इंडोर्सी विल बिकम इक्विवेलेंट टू टाइटल ऑफ इंडोर्सर। क्या मतलब है? एक ऐसी क्रॉसिंग जिसके अंतर्गत टाइटल ऑफ इंडोर्सी और इंडोर्सर दोनों बराबर हो जाते हैं। यानी कि अगर इंडोर्सर का टाइटल डिफेक्टिव है तो इंडोर्सी का टाइटल भी डिफेक्टिव ही होगा, चाहे वो इंडोर्सी अब होल्डर इन ड्यू कोर्स ही क्यों ना हो। चाहे वो इंडोर्सी अब होल्डर इन ड्यू कोर्स ही क्यों ना हो, परंतु अगर होल्डर का टाइटल डिफेक्टिव है तो इस इंडोर्सी का टाइटल भी अब डिफेक्टिव ही रहने वाला है। क्लियर हो गई इतनी बात? इसे नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग कहते हैं। उसके बाद हमने डेफिनेशन की सेक्शन 9 की। मैंने कहा था 3 फैक्टर थे, तीनों फैक्टर अब कंप्लीट हो गए थे तो होल्डर इन ड्यू कोर्स की डेफिनेशन करवाई। आपने डेफिनेशन वहाँ लिखी होगी जहाँ आपने स्पेशल राइट्स ऑफ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स किया है। हालांकि मैंने उस टाइम अब वो डेफिनेशन समझाई नहीं थी, समझाने का वक्त अब है रिवीजन के अंदर।
तो होल्डर इन ड्यू कोर्स ऐसा होता है व्यक्ति जो कि 3 शर्तों को पूरा करता है। पहला कंसिडरेशन, दूसरा बिफोर मैच्योरिटी, तीसरा गुड फेथ, ये होता है। अब बियरर इंस्ट्रूमेंट में कोई पोसेसर अगर इन 3 शर्तों को पूरा करता है तो वो भी होल्डर इन ड्यू कोर्स बन सकता है। सिमिलरली ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के केस में अगर पेई और होल्डर अगर इन तीनों शर्तों को पूरा करते हैं तो वो भी होल्डर इन ड्यू कोर्स बन सकते हैं। तो कीवर्ड्स क्या हैं? Who for consideration become the possessor of a negotiable instrument if payable to bearer or payee or endorsee thereof if payable to the order। यानी कि बियरर इंस्ट्रूमेंट में पोसेसर भी हो सकता है और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में पेई और एंडोर्सी भी हो सकता है। शर्त यह है कि पहला कंसिडरेशन, दूसरा बिफोर द अमाउंट मेंशन देयरइन बिकम पेबल एंड विदाउट सफिशिएंट कॉस्ट टू बिलीव दैट एनी डिफेक्ट एग्जिस्ट इन द टाइटल ऑफ द पर्सन फ्रॉम हुम ही डिराइव हिज ओन टाइटल। यानी कि आपके पास ये सोचने की कोई शक करने की कोई गुंजाइश नहीं थी कि जिससे आप ये टाइटल ले रहे हो उसका टाइटल डिफेक्टिव है, मतलब आप गुड फेथ के अंदर हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने डेफिनेशन करी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के सेक्शन 5 के अंदर। कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ऑर्डर आता है, प्रॉमिसरी नोट में अनकंडीशनल अंडरटेकिंग या वादा आता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा जाता है ना शुरुआत वर्ड आई ऑर्डर, तो इसलिए अनकंडीशनल ऑर्डर है। कौन साइन करता है? ड्रॉअर के सिग्नेचर जरूरी है। कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्नेचर किया होगा, वहाँ पे पढ़ाया होगा। टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू, आप लिख सकते हो बिल ऑफ एक्सचेंज में आई ऑर्डर एक्स टू पे ओनली टू मी, या फिर और टू माई ऑर्डर और टू बियरर। तो मतलब ऑर्डर भी हो सकता है, पार्टिकुलर पर्सन को भी पे हो सकता है और टू द बियरर भी पे हो सकता है। ठीक है जी। उसके बाद हमने अगला कॉन्सेप्ट इस क्लास में किया एक्सेप्टेंस का। एक्सेप्टेंस का मतलब सेक्शन 7 में दिया गया है, जो कहता है एक्सेप्टेंस का मतलब होगा कि जब ड्रॉई ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, केवल बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस होती है जब ड्रॉई ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज जिसके ऊपर ये बिल लिखा गया है वो इस बिल पर अपने वर्ड एक्सेप्टेड लिख के अपने नीचे साइन कर देता है तो इसे एक्सेप्टेंस माना जाता है। तो क्या साइन करना जरूरी है? हाँ, वर्ड एक्सेप्टेड लिखना भी जरूरी है। लिख दो तो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो भी एक्सेप्टेंस वैलिड होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इवन तो डेफिनेशन से लगता है कि इनवैलिड होगी, बट नहीं, क्रक्स ऑफ द डेफिनेशन यही बनेगा कि अगर सिग्नेचर जरूरी है, कि अगर सिग्नेचर कर दिया ड्रॉई ने तो एक्सेप्टेंस वैलिड है। अब एक्सेप्टेंस कितने प्रकार की हो सकती है? 2 प्रकार की। पहला जर्नल एक्सेप्टेंस। जर्नल एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि एज इट इज बिल ऑफ एक्सचेंज को आपने एक्सेप्ट कर लिया बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी आनाकानी के, बिना कोई कंडीशन लगाए हुए, इसे जनरल एक्सेप्टेंस या अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस भी कहते हैं। दूसरी होती है पार्टिकुलर एक्सेप्टेंस, स्पेसिफाइड एक्सेप्टेंस या कंडीशनल एक्सेप्टेंस। इसका मतलब होता है जब कंडीशन देते हुए ड्रॉई एक्सेप्टेंस लगा देता है। जैसे ही कंडीशनल एक्सेप्टेंस आती है तो होल्डर के पास 2 तरीके के राइट अराइज हो जाते हैं। पहला, वो इस एक्सेप्टेंस को स्वीकार करने से मना कर दे और डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस मान के सभी प्रायर पार्टी पे केस कर दे, ड्रॉई के अलावा। ध्यान रखना, ड्रॉई के ऊपर केस नहीं होता क्योंकि ड्रॉई लाइबल नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज में लाइबल कौन होता है? जब वो एक्सेप्टर बन जाता है तब वो लाइबल होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्नेचर में कराया था ये कॉन्सेप्ट, याद हो तो। ठीक है। अगर ड्रॉई एक्सेप्टेंस करने से मना कर देता है तो डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस मान के होल्डर सभी प्रायर पार्टीज के ऊपर केस कर सकता है अदर देन ड्रॉई। और उसके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है होल्डर के पास कि वो इस कंडीशनल एक्सेप्टेंस को स्वीकार कर ले। अगर वो कंडीशनल एक्सेप्टेंस को स्वीकार कर लेता है तो ये तो वेरिएशन इन कॉन्ट्रैक्ट हुआ और प्रायर पार्टीज के हाथ में जो बिल ऑफ एक्सचेंज था वो तो दूसरा था। अब ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस को स्वीकार कर रहा है, तो फिर अगर ऐसा करता है होल्डर तो आपको सभी प्रायर पार्टीज की कंसेंट लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर कोई प्रायर पार्टी अपनी कंसेंट नहीं देती और फिर भी आप कंडीशनल एक्सेप्टेंस को स्वीकार करते हो होल्डर, तो ध्यान रखना हर वो प्रायर पार्टी जिसकी कंसेंट नहीं मिली वो अपनी लायबिलिटी से एब्सॉल्व्ड हो जाएगी। ठीक हो गई इतनी बात? तो यहाँ हमने टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस किया था और ये क्लास हमारी 6th यहाँ पर ख़त्म हुई थी। उसके बाद हम अगली क्लास के अंदर आए थे 7th में। हमने क्या किया होगा? मटेरियल ऑल्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट। मटेरियल ऑल्ट्रेशन, अच्छा जिन्होंने कई बैच पहले किया था, ध्यान रखना कॉन्सेप्ट 1-2 इधर से उधर हो सकता है। हालांकि मैं नेगोशिएबल में कोशिश करता हूँ कि सीरीज़ जो बनाई हुई है उसी अनुसार चलूँ, बट 1-2 पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं। मोर और लेस आपकी कॉपीज़ में आपको सब नज़र आ रहा होगा। मटेरियल ऑल्ट्रेशन की जब मैं चर्चा करता हूं सेक्शन 87 के अंदर, तो मटेरियल ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है ऐसी ऑल्ट्रेशन जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कैरेक्टर बदल दे, जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो लिखा हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा बदल दे। इस ऑल्ट्रेशन को मटेरियल ऑल्ट्रेशन कहते हैं। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल किए, फॉर एग्जाम्पल ऑल्ट्रेशन ऑफ द डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सारे बुक में एग्जाम्पल बने हुए हैं इनके ऊपर।
तो आप देख सकते हैं केसेस नंबर 1, केस नंबर 2, 3, 4, फिर ऐसी ऑल्ट्रेशन होती हैं जो कि मटेरियल नहीं है, फिर थर्ड आती है ऐसी मटेरियल ऑल्ट्रेशन जो कि ऑथराइज बाय द एक्ट है। मटेरियल ऑल्ट्रेशन और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में फ़र्क क्या है? देखो जी, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ड्रॉई कर रहा है एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, और मटेरियल ऑल्ट्रेशन होल्डर कर रहा है, मटेरियल ऑल्ट्रेशन को, ठीक है ना। कॉन्सिक्वेंसेस सेम है, चाहे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हो या फिर मटेरियल ऑल्ट्रेशन हो, दोनों के लिए प्रायर पार्टीज की कंसेंट लेना जरूरी है। अगर प्रायर पार्टी की कंसेंट नहीं ली गई तो हर वो प्रायर पार्टी जिसकी कंसेंट नहीं ली वो अपनी लायबिलिटी से एब्जॉल्व हो जाएगी। अगर मान लीजिए मटेरियल ऑल्ट्रेशन नहीं है, से फॉर एग्जांपल आपने एक इंस्ट्रूमेंट पर लिखा था ऑन डिमांड, आपने डिमांड वर्ड काट दिया, वो फिर भी डिमांड ही रहा। सिमिलरली आपने एक इंस्ट्रूमेंट में लिखा था और ऑर्डर, आपने ऑर्डर काट दिया, वो फिर भी ऑर्डर ही रहा। इसे नॉन मटेरियल ऑल्ट्रेशन कहते हैं। नॉन मटेरियल ऑल्ट्रेशन के लिए आपको प्रायर पार्टी की कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसी ऑल्ट्रेशन होती हैं जो कि ऑथराइज बाय द एक्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट की सेफ्टी को बढ़ाती हैं। से फॉर एग्जांपल क्रॉसिंग ऑफ अ चेक या फिर फिलिंग ब्लैंक ऑफ अ इनकोएट इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की सेफ्टी को प्रमोट कर रही हैं, इसलिए ऐसी ऑल्ट्रेशन ऑथराइज बाय द एक्ट मानी जाती है। यानी कि इनको करने के लिए आपको अगेन प्रायर पार्टी की कंसेंट की जरूरत नहीं होती, बेशक ये मटेरियल है बट दे आर अलाउड बाय द लॉ। ठीक है, और आगे बढ़ें, चलिए। फिर हमने सेक्शन 90 का कॉन्सेप्ट किया नेगोशिएशन बैक। नेगोशिएशन बैक का मतलब क्या होता है? जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट होते प्रीवियस किसी इंडोर्सर के पास आ जाता है तो इसे नेगोशिएशन बैक कहते हैं। अब नेगोशिएशन बैक के केस में होगा क्या, दिक्कत ये होगी कि मान लीजिए अब जैसे बी एक पार्टी है और उसके हाथों से इंस्ट्रूमेंट निकला, घूम घाम के दोबारा बी के हाथों में चला गया। अब 3 ऐसी पार्टीज आई जो कि बी के पास जब इंस्ट्रूमेंट घूम के आया, उसके बीच में इन 3 लोगों के पास आया है, सी, डी और ई। दे आर कॉल्ड इंटरमीडिएट पार्टीज। दिक्कत यह है कि बी की ये सब्सिक्वेंट पार्टीज भी हैं और दोबारा जब बी के पास आया तो इसलिए बी के प्रायर पार्टीज भी हैं। ये सब्सिक्वेंट भी हैं और प्रायर भी हैं। इसका रिजल्ट ये निकला कि अगर बी इनके ऊपर केस करता है तो ये भी बी के ऊपर केस कर सकती हैं, तो रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा, आपस में ही लड़ते रहेंगे। इसलिए लॉ मेकर्स ने कानून बनाया नेगोशिएशन बैक के अंदर कि जब जब नेगोशिएशन बैक होगा तो जितनी भी इंटरमीडिएट पार्टीज होंगी वो अपनी लायबिलिटी से एब्सॉल्व हो जाएंगी, यानी कि उनको लायबल नहीं ठहराया जाएगा। अब बी आप बाकियों पर रिकवर कर सकते हो, ए, एक्स एंड वाई से रिकवर कर सकते हो, ठीक है। बट इसकी भी एक एक्सेप्शन है। से फॉर एग्जांपल बी के पास जब पहली बार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया था तो उसने जब सी को दिया तो मान लीजिए उसने सेंस रिकॉर्ड्स एंडोर्समेंट की थी। अब सेंस रिकॉर्ड्स एंडोर्समेंट की, फिर वापस घूम के बी के पास आया। अब सवाल उठा, बी ने जब एंडोर्समेंट की थी तो सेंस रिकॉर्ड्स की थी, तो क्या बी के ऊपर कोई केस कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या बी सबके ऊपर कर सकता है? यस। यानी कि इस केस में बी तुम इंटरमीडिएट पार्टीज पे केस तो कर सकते हो मगर इंटरमीडिएट पार्टीज तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए जब कोई होल्डर सेंस रिकॉर्ड्स एंडोर्समेंट करके इंस्ट्रूमेंट को आगे नेगोशिएट करता है और वही नेगोशिएशन होते होते दोबारा से नेगोशिएशन बैक के थ्रू दोबारा होल्डर बन जाता है तो फिर वो इंटरमीडिएट पार्टीज को केस कर पाएगा, इंटरमीडिएट पार्टीज उस पर केस नहीं कर पाएंगी। यानी कि इस केस में इंटरमीडिएट पार्टीज शैल कंटिन्यू टू रिमेन लायबल। ठीक है जी, तो ये एक एक्सेप्शन था। फिर हमने केसेस देखे, वो केसेस जब कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कोई पार्टी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाती है। पहला केस नेगोशिएशन बैक सेक्शन 90 हमने देखा, कौन डिस्चार्ज हो जाता है? इंटरमीडिएट पार्टीज। फिर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हमने देखा सेक्शन 86 में, कौन डिस्चार्ज हो जाता है? हर वो प्रायर पार्टी जिसने कंसेंट नहीं दी। सेम अप्लाइज टू मटेरियल ऑल्ट्रेशन, हर वो प्रायर पार्टी जिसकी कंसेंट नहीं आई। फिर एक सेक्शन 83 है, यहाँ पे भी डिस्चार्ज ऑफ पार्टी की चर्चा की गई है, बिल्कुल सेम है जैसे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस और मटेरियल ऑल्ट्रेशन है। ये क्या कहता है? कहता है मान लीजिए ड्रॉर अगर बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर ड्रॉई के पास गया और ड्रॉई को कहा कि ड्रॉई इस पर साइन कर दो। अगर ड्रॉई ने इस पर साइन करने से वक्त मांगा, थोड़ा वक्त मांगा, तो कितना वक्त देना चाहिए? लॉ कहता है मैक्सिमम 48 घंटे आप उसे दे सकते हैं। अच्छा, ये किस लिए 48 घंटे? ताकि वो देख पाए ना कि अमाउंट वगैरह सही भी है, जेन्युइन भी है कि नहीं, इसलिए मैक्सिमम 48 घंटे का समय उसे दिया गया है। अगर मान लीजिए 48 घंटे से ज़्यादा समय आप होल्डर उसे एक्सेप्टेंस के लिए देते हैं तो आपको प्रायर पार्टी से कंसेंट लेनी पड़ेगी। अगर प्रायर पार्टी से आपने कंसेंट नहीं ली तो हर वो प्रायर पार्टी जिसने कंसेंट देने से मना किया है वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगी। बिल्कुल सेम है जैसे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस वगैरह है, ठीक है ना। फिर उसके बाद मेरा कॉन्सेप्ट आता है कैंसिलेशन और रिलीज का। पेपर में 2-3 बार इस पर सवाल आया है। कहता है मान लीजिए कोई होल्डर, जैसे कि मेरे एग्जाम्पल के अंदर ई एक होल्डर है। अगर मान लीजिए किसी प्रायर पार्टी को उसकी लायबिलिटी से रिलीज या डिस्चार्ज कर देता है, से फॉर एग्जांपल ई ने बी को उसकी लायबिलिटी से रिलीज या डिस्चार्ज कर दिया या कैंसिल कर दी, बी की लायबिलिटी ई ने कैंसिल कर दी। इससे हुआ क्या कि ई
तूने सी और डी का बैठे बैठे नुकसान कर दिया, क्योंकि जब तूने बी की लायबिलिटी को डिस्चार्ज किया तो इसका मतलब सी और डी जो कि बी के ऊपर केस कर सकते थे, उनकी केस करने की संभावना ही तुमने खत्म कर दी। तो क्या ये गलत नहीं है? गलत है। इसलिए ई, अगर तुम किसी पार्टी को उसकी लायबिलिटी से रिलीज या डिस्चार्ज करोगे तो न केवल वो पार्टी बल्कि उसकी सब्सिक्वेंट पार्टीज भी अपनी लायबिलिटी से रिलीज या डिस्चार्ज हो जाएंगी। ये कॉन्सेप्ट लिखा है यहाँ पर, समझ आ गई बात? तो यानी कि अगर किसी पार्टी को रिलीज या फिर कैंसिल करोगे उसकी लायबिलिटी को, तो वो पार्टी तो ठीक है, उसके सब्सिक्वेंट पार्टीज की लायबिलिटी भी ऑटोमेटिकली रिलीज और कैंसिल हो जाएगी। ये बात लिखी है सेक्शन 82 के अंदर, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट किया नोटिस ऑफ डिसऑनर का। नोटिस ऑफ डिसऑनर का मतलब है कि अगर मान लीजिए होल्डर, आप इंस्ट्रूमेंट को लेके गए पेमेंट के लिए, परंतु नहीं हुई पेमेंट वगैरह नहीं हो पाई, तो केस करने से पहले एक बार सामने वाले को सावधान कर दो और उसे नोटिस दे दो कि हाँ जी मैं आपके ऊपर केस करने वाला हूँ। इसे कहते हैं नोटिस ऑफ डिसऑनर। कौन देगा? ये एग्जिस्टिंग होल्डर भी दे सकता है और पिछला कोई भी होल्डर दे सकता है अपनी प्रायर पार्टी को। कब तक देना पड़ेगा? कोई लॉ में डिफाइंड लिमिट नहीं है, रीजनेबल टाइम के अंदर दिया जाना चाहिए। मगर कुछ केसेस ऐसे हैं जबकि नोटिस ऑफ डिसऑनर देने की, अच्छा नोटिस ऑफ डिसऑनर किसको दिया जाएगा? सभी प्रायर पार्टी को, मगर 3 लोगों को छोड़कर। पहला, मेकर ऑफ प्रॉमिसरी नोट, इसी ने तो डिफॉल्ट किया है, इसको क्या देना? नोटिस ऑफ डिसऑनर। दूसरा, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉई को, चेक के केस में भी ड्रॉई को। बैंक को नोटिस ऑफ डिसऑनर क्या दोगे? बैंक थोड़ा ना लायबल है। सिमिलरली बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई थोड़ा ना लायबल है, तो उसे नोटिस ऑफ डिसऑनर थोड़ा ना दोगे। इसलिए इन तीनों को नोटिस ऑफ डिसऑनर देने की जरूरत नहीं पड़ती। बट कुछ केसेस ऐसे हैं जब नोटिस ऑफ डिसऑनर की ही जरूरत नहीं पड़ती है। वो कौन से हैं? पहला, पेमेंट काउंटरमेंटेड बाय द ड्रॉअर। फॉर एग्जांपल, ड्रॉअर ने चेक इशू किया और चेक इशू करने के बाद इससे पहले कि चेक की पेमेंट होती, उसने पेमेंट स्टॉप पेमेंट का इंस्ट्रक्शन इशू कर दी। अगर आपने स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन इशू कर दी तो क्या बैंक पेमेंट रिलीज करेगा? नहीं, क्योंकि स्टॉप पेमेंट है। तो फिर बैंक लिख के देगा, होल्डर को बताएगा कि भैया स्टॉप पेमेंट आई है इसलिए पेमेंट नहीं कर रहा। तो क्या ऐसे ड्रॉअर को नोटिस ऑफ डिसऑनर देने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। सेकंड, पार्टी नॉट फाउंड। आपने नोटिस ऑफ डिसऑनर दिया, जिस पार्टी को दिया उसके घर से वापस आ गया कि अब यहाँ पे कोई रहता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप केस कर दो उस पार्टी के ऊपर, वो एक्स पार्टी केस माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको नोटिस सर्व करने की अब जरूरत नहीं है। थर्ड, वेवर बाय द पार्टी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब कभी कोई ऐसी पार्टी जब अपना यह अधिकार नोटिस रिसीव करने का वेव कर दे, जैसे कि यहाँ पर सी ने जब डी को इंस्ट्रूमेंट दिया तो लिखा एंडोर्समेंट टू डी नोटिस वेव्ड, यानी कि मुझे नोटिस देने की जरूरत नहीं है। तो सी डी को कह रहा है कि डी अगर ये इंस्ट्रूमेंट कभी डिसऑनर हुआ तो मुझे बिना नोटिस दिए हुए मुझ पे केस कर दियो। तो लॉ कहता है नोटिस देने की जरूरत नहीं है। जब वो खुद चौधरी बन रहा है तो क्या करें? मगर आपने कभी इस तरीके की इंडोर्समेंट देखी जहाँ पे कोई पार्टी अपना अधिकार छोड़ रही हो? यह अजीब इंडोर्समेंट है। इस तरीके की इंडोर्समेंट को अपन लोग नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट। क्या देते हैं नाम? फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट। ठीक हो गई इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमारा केस हुआ सर्कमस्टेंस व्हेन द बैंकर मे रिफ्यूज टू ऑनर द चेक। मतलब कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर बैंकर चेक को ऑनर करने से मना कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिएगा, पहला, इन केस ऑफ इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। अच्छा, बैंकर मे मतलब चांसेस है कि क्लियर कर दे, चांसेस है कि मना कर दे। इनसफिशिएंसी के केस में बैंकर चांस है कि आपको ऑन द स्पॉट ओवरड्राफ्ट सैंक्शन कर दें, तो इसलिए मे में आया। इन केस वेयर चेक इज प्रेजेंटेड आफ्टर द यूजुअल बैंकिंग आवर्स, मतलब बैंकिंग आवर्स खत्म होने के बाद प्रेजेंट चेक में किया तो बैंक मैनेजर चाहे तो आपका चेक फिर भी एक्सेप्ट करवा सकता है। वेयर द चेक इज प्रेजेंटेड एट अ ब्रांच अदर देन वेयर द कस्टमर हैज हिज अकाउंट, मतलब मेरा अकाउंट है दिल्ली के अंदर, आप गाजियाबाद ब्रांच में ले गए मेरे चेक से पेमेंट लेने के लिए, तो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, बैंक चाहे तो क्लियर कर दे, चाहे तो मना भी कर सकता है, ये बैंक के कंफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगेन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर बैंकर को मना करना ही करना पड़ेगा। वो कौन से केसेस हैं? पहला, इर्रेगुलर चेक। इर्रेगुलर चेक का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां पर अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर दोनों डिफरेंट है, तो यहां पर बैंकर मस्ट रिफ्यूज टू ऑनर द चेक इन केस ऑफ डेथ ऑफ द ड्रॉअर। अगर ड्रॉअर की डेथ हो गई है तो बैंक मस्ट रिफ्यूज टू ऑनर द चेक।
इन केस ऑफ क्लोजर ऑफ अकाउंट, अब अकाउंट ही क्लोज हो गया तो फिर चेक कैसे क्लियर करोगे। इन केस ऑफ गार्निशिंग ऑर्डर, मान लीजिए ड्रॉअर जो है वो किसी स्कैम के अंदर पकड़ा गया है, अब किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, सीबीआई सीआईडी रेड पड़ गई है और उन्होंने कह दिया बैंक को कि जी इसके किसी भी चेक की पेमेंट मत करना। क्या बैंक कह सकता है भाई जाना मैं तो करूंगा? ऐसे थोड़ा ना होता है, नहीं कह सकता। इन केस ऑफ स्टेल चेक, जहाँ चेक 3 महीने पुराना हो चुका है तो वहाँ पर भी आप नहीं कर सकते। इन केस वेयर द स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन हैज़ बीन रिसीव्ड बाय द ड्रॉअर, यानी कि जब स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन ड्रॉअर ने इशू कर दी है तो क्या बैंक फिर भी उस चेक को क्लियर कर सकता है? नहीं। इन केस ऑफ अ होल्डर हैविंग डिफेक्टिव टाइटल वेयर ही ऑब्टेन द इंस्ट्रूमेंट बाय कोर्शन, मान लीजिए जैसे होल्डर इन ड्यू कोर्स में भी एग्जाम्पल लिए मैंने कि मान लीजिए कि बी के पास इंस्ट्रूमेंट था, बी के पास सुलेमान आया, उसने कहा मुझे इंस्ट्रूमेंट दे दे सुलेमान, बी ने कहा नहीं दूंगा, सुलेमान ने हवाई फायर किए, अब मरता क्या ना करता, बी ने इंस्ट्रूमेंट दे दिया, सुलेमान का टाइटल क्या है? डिफेक्टिव। बी जो कि एग्रीव्ड पार्टी है उसके पास ऑप्शन है कि वो कहे कि चल यार जो हुआ अच्छा हुआ, याद होगा इसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट समझाया था सीपीटी की मैडम ने, ऐसे फाउंडेशन की मैडम ने। बी के पास दो ऑप्शन है, वो ये कह सकता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, या वो ये भी कह सकता है कि नहीं ये गलत हुआ। अगर बी कहता है नहीं ये गलत हुआ और ये कोर्ट में ले जाता है कि नहीं ये गलत हुआ, बैंक को कह देता है नहीं ये गलत हुआ, तो बैंक अब तुम होल्डर का ये चेक क्लियर नहीं कर सकते, मतलब क्योंकि सुलेमान का टाइटल डिफेक्टिव है तो उसका चेक तुम अब क्लियर नहीं करोगे। ठीक है, चलिए ये हमारी क्लास नंबर 7 ख़त्म हुई थी। उसके बाद हम आए क्लास नंबर 8 के ऊपर, जहाँ हमने चर्चा शुरू की एकोमोडेशन बिल की। एकोमोडेशन बिल एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 43 है। एकोमोडेशन बिल का मतलब होता है कि मान लीजिए दो पार्टीज के बीच में बिल बनाया गया विदाउट एनी कंसिडरेशन, से फॉर एग्जांपल ठाकुर एंड गब्बर, विदाउट कंसिडरेशन, जहाँ पर गब्बर ने कहा कि मैं 10 लाख रुपए ठाकुर को पे करूंगा, कोई कंसिडरेशन के बिना गब्बर मैं कह सकता हूँ ठाकुर की मदद कर रहा है। गब्बर इज कॉल्ड एकोमोडेटिंग पार्टी, ठाकुर इज कॉल्ड वो पार्टी जिसकी मदद की जा रही है, मतलब एकोमोडेटेड पार्टी, एकोमोडेटेड पार्टी। और इस तरीके का बिल जहाँ पर एक पार्टी दूसरी की मदद कर रही है इज कॉल्ड एकोमोडेशन बिल। ऐसा बिल कभी भी किसी होल्डर फॉर कंसिडरेशन के हाथों में आ जाए तो होल्डर फॉर कंसिडरेशन दोनों प्रायर पार्टी से क्यों केस कर सकता है। परंतु मान लीजिए अगर होल्डर फॉर कंसिडरेशन रिकवर कर लेता है अमाउंट फ्रॉम द एकोमोडेटेड पार्टी, तो क्या एकोमोडेटेड पार्टी बदले में एकोमोडेटिंग पार्टी से रिकवर कर सकती है? नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में आपस में कोई कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है जी। इसी के अंदर आता है सेक्शन 59 बी, जो कहता है कि मान लीजिए कोई एकोमोडेशन बिल है, एकोमोडेशन बिल बनाया गया विदाउट कंसिडरेशन, चलता गया विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। अब ये इंस्ट्रूमेंट पहली बार विद कंसिडरेशन नेगोशिएट हुआ आफ्टर द मैच्योरिटी। अब एक होल्डर जिसने इसे आफ्टर द मैच्योरिटी लिया, क्या वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है? नहीं, बट फिर भी उसके पास वो समस्त अधिकार होते हैं जो होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास होते हैं, और वो सारी की सारी प्रायर पार्टी के ऊपर केस कर सकता है। यानी कि वो होल्डर जो कि इंस्ट्रूमेंट को ले रहा है, इवन आफ्टर द मैच्योरिटी ही कैन स्यू ऑल द प्रायर पार्टीज। ये कहाँ लिखा है? सेक्शन 59 के अंदर लिखा है। उसके बाद की कथा पर आते हैं तो हमारे सेक्शन 91 का नाम है डिसऑनर बाय द नॉन एक्सेप्टेंस। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर मान लीजिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इस तरीके का बनाया गया है कि उस पर एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, मतलब पेबल आफ्टर साइट है, बावजूद इसके कंसर्न पार्टी एक्सेप्टेंस देने से मना कर देती है, देन दिस इज कॉल्ड डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। ठीक है ना। तो कहता है डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस कब होगा? व्हेन द ड्रॉई मेक अ डिफॉल्ट इन एक्सेप्टेंस अपॉन बीइंग ड्यूली रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द सेम। यानी कि उसको एक्सेप्टेंस करनी थी, जरूरी थी, एक्सेप्टेंस जरूरी थी। क्यों जरूरी थी? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट वॉज पेबल आफ्टर साइट, मगर उसने नहीं की तो डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस कुछ और कारणों से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने 48 घंटे दिए, ड्रॉई ने एक्सेप्ट नहीं किया, डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस है। ड्रॉई मिल ही नहीं रहा, पार्टी नॉट फाउंड, द ड्रॉई इज मतलब ड्रॉई मिल ही नहीं रहा, तो क्या कर सकते हो? डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस मानो। अगर ड्रॉई इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब माइनर है, तो वो उसकी एक्सेप्टेंस की वैलिडिटी नहीं है, तो इसलिए डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस मानो एंड यू कैन स्यू द प्रायर पार्टीज। ठीक है। फिर हमारा कॉन्सेप्ट था लायबिलिटी ऑफ द पेइंग बैंकर। पेइंग बैंकर कुछ केसेस में लायबल हो जाएगा। किस केस में? पहला, अगर मान लीजिए चेक पे जनरल क्रॉसिंग है, अगर मान लीजिए किसी चेक पर जनरल क्रॉसिंग है और जनरल क्रॉसिंग वाले चेक की पेमेंट अगर पेइंग बैंकर काउंटर पे कर देता है तो पेइंग बैंकर लायबल होगा।
सिमिलरली सेकंड, अगर स्पेशल क्रॉसिंग वाला चेक है और स्पेशल क्रॉसिंग वाले चेक की पेमेंट अगर पेइंग बैंकर अदर देन टू द कलेक्टिंग बैंकर कर देता है तो भी पेइंग बैंकर रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है जी। फिर हमने कहा प्रोटेक्शन टू द पेइंग बैंकर, जैसे लायबिलिटी बनाई गई वैसे प्रोटेक्शन की भी बात की गई है। प्रोटेक्शन के बारे में क्या कहता है? सेक्शन 85 के अंदर प्रोटेक्शन टू द पेइंग बैंकर की बात की गई है, जो कहता है इन केस ऑफ एन ऑर्डर चेक, अगर मान लीजिए ऑर्डर चेक है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो ऑर्डर होगा या फिर बियरर होगा। अगर मान लीजिए ऑर्डर चेक है और बैंकर जो है उस ऑर्डर चेक की पेमेंट करता है इन ड्यू कोर्स, ये वर्ड्स की वर्ड्स हैं, ध्यान रखना। अगर बैंकर इस चेक की पेमेंट करता है इन द ड्यू कोर्स तो बैंकर विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम इट्स लायबिलिटी इवन इफ द सिग्नेचर ऑफ एनी इंडोर्सर आर फोर्स्ड। यानी कि अगर मान लीजिए बैंकर किसी ऑर्डर चेक की पेमेंट ड्यू कोर्स में करता है, चाहे बेशक किसी इंडोर्सर के सिग्नेचर फोर्ज्ड ही क्यों ना हो, तो बैंकर अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। इसके ऊपर पैरा नंबर 23.39 बना हुआ है। केस नंबर 1 to 3 देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं। सेकंड, बियरर चेक, वेयर द चेक इज ड्रॉन पेबल टू बियरर। अगर मान लीजिए चेक बियरर को पेबल है और वहां पे कोई चोर बियरर बन के बैंक के पास आ जाता है और पेमेंट ले जाता है, तो क्या बैंक डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी लायबिलिटी से? यस, बैंकर डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी लायबिलिटी से। सिमिलरली अगर बियरर चेक पे कोई इंडोर्समेंट है, रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट है, बावजूद इसके वो चेक आगे बियरर के पास चला जाता है, तो भी पेइंग बैंकर जस्टिफाइड होगा पेमेंट करने में? यस, क्योंकि रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पे होती है। बियरर इंस्ट्रूमेंट तो बियरर है और बियरर ही रहेगा, यानी कि कोई इंडोर्समेंट बियरर इंस्ट्रूमेंट को ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं कर सकती है। ठीक है जी, चले। तो मतलब पेइंग बैंकर शैल बी जस्टिफाइड अगर वो बियरर को पेमेंट करता है, चाहे वो चोरी क्यों ना हो, परंतु अगर वो गुड फेथ में पेमेंट कर रहा है पेइंग बैंकर। सिमिलरली अगर रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट होने के बावजूद भी बियरर चेक को उसने बियरर को पेमेंट की, तो भी पेइंग बैंकर शैल बी रिलीज फ्रॉम इट्स लायबिलिटी। फिर हमारा अगला कॉन्सेप्ट था सेक्शन 84, इफेक्ट ऑफ नॉन प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक विद इन अ रीजनेबल टाइम। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये था कि मान लीजिए अगर मान लीजिए एक बैंक का चेक इशू किया, मैंने आपको चेक दिया, 3 महीने की वैलिडिटी होती है, 3 महीने एक्सपायर होने में 10-15 दिन रह गए हैं बस। अब आप बैंक में गए, आपने बैंक में चेक प्रेजेंट किया, अगले दिन बैंक की पता लगा बाउंस हो गया, आपको पैसा नहीं मिला। आप मेरे पास आई, मैं ड्रॉअर था, आपने मुझसे पैसे मांगे, क्या मैं आपको पैसे देने के लिए लायबल हूँ? भाई मैंने तो आपको 3 महीने पहले लगभग दे दिए थे, आप गए नहीं बैंक के पास, और मेरी क्या गलती? अगर बैंक बाउंस हो गया तो, बैंक डिसऑनर हो गया तो, बैंक फेल हो गया तो मेरी क्या गलती है? अब झगड़ा हुआ आपका, आप भी अपना जगह ठीक हो, आप कह रहे हो कि मैं 3 महीने में कभी भी जा सकता हूं, मैं भी अपनी जगह ठीक हूं, मैंने तो चेक इशू कर दिया था। अब बैंक अगर फेल हो गया, मैं क्या करूं? मेरा तो और पैसा चला गया है और मेरे अकाउंट में सफिशिएंट फंड भी था कि आप कभी भी चेक लेके जाते तो क्लियर हो जाता, मगर आप नहीं गए। तो लॉ कहता है कि ड्रॉअर मतलब मैं लायबल नहीं रहूंगा उस चेक के ऊपर अगर कुछ कंडीशन पूरी हो जाए। पहला, मेरे अकाउंट में सफिशिएंट पैसा था, कभी भी चेक आता तो क्लियर हो जाता, आप रीजनेबल टाइम के अंदर चेक की पेमेंट लेने नहीं गए। तीसरा, आपने चेक बैंक को प्रेजेंट किया बट इसकी पेमेंट होने से पहले बैंक फेल हो गया, जिसके कारण ड्रॉअर का और भी लॉस हुआ है क्योंकि उसका अकाउंट वहाँ था, उसका पैसा अटक गया है। तो ये 3 कंडीशन अगर पूरी हो जाए तो ड्रॉअर अपनी लायबिलिटी से एब्सॉल्व हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए सेक्शन 84। और आगे बढ़िएगा। फिर हमारा अगला कॉन्सेप्ट था पेमेंट इन ड्यू कोर्स। अभी होल्डर इन ड्यू कोर्स किया था सेक्शन 9, अब पेमेंट इन ड्यू कोर्स सेक्शन 10 कहता है इट मींस पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपेरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रक्शन। अपेरेंट मतलब दिखाई देने वाली, सामने दिखाई देने वाली, टेनर मतलब कंडीशंस, मतलब जब चेक की पेमेंट पे करने वाला बिल्कुल जैसे इंस्ट्रक्शन उसे दी गई हैं। फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन दी गई है पे एस और वो एस कोई कर रहा है, पे एस और ऑर्डर, तो वो एस के ऑर्डर पर किसी को पेमेंट कर रहा है, जैसे इंस्ट्रक्शन दी गई है वैसे ही पेमेंट कर रहे हो, गुड फेथ में पेमेंट कर रहे हो, कोई लापरवाही नहीं कर रही, और अंडर द सर्कमस्टेंस ऐसे सिचुएशन में कर रहे हो जहां पर आपके ऊपर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो जो पेमेंट लेने आया है उसको पेमेंट लेने का अधिकार नहीं है। तो ये कंडीशन अगर पूरी हो गई, पहला पेमेंट कैसे कर रहे हो? अपेरेंट टेनर, दूसरा विदाउट नेग्लिजेंस, तीसरा गुड फेथ, फोर्थ
without under circumstance which do not afford a reasonable ground to believe that any defect exists in the title of the person, that person receiving the amount is not entitled to receive the same. यानी कि जो व्यक्ति रिसीव कर रहा है उसको ये रिसीव करने का अधिकार नहीं है। अगर इन सिचुएशन में आप पेमेंट कर रहे हो तो ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स मानी जाएगी। ये थी हमारी क्लास नंबर 8। फिर उसके बाद हम आते हैं क्लास नंबर 9 के ऊपर। क्लास नंबर 9 में हमने शुरुआत की बाउंसिंग ऑफ चेक की, सेक्शन 138 से सेक्शन 142। बाउंसिंग का मतलब क्या होता है? जब ड्रॉई पेमेंट में डिफॉल्ट करता है, ड्रॉई मतलब चेक के केस में बैंक, जब बैंक पेमेंट में डिफॉल्ट करता है तो इसे बाउंसिंग कहते हैं। बाउंसिंग में सजा किसको मिलती है? ड्रॉअर को, क्योंकि बैंक अपने आप थोड़े ना करेगा, ड्रॉअर करवाएगा, उसके अकाउंट में पैसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो सजा किसको मिलती है? ड्रॉअर को। सजा क्या है? 2 साल तक की जेल हो सकती है, जितने का चेक है उसके 2 गुना तक की पेनल्टी या दोनों के दोनों आपके ऊपर लगाई जा सकती हैं। ये है पेनल्टी फॉर बाउंसिंग ऑफ चेक। ठीक हो गई बात? मगर ऐसा नहीं है कि एक तरफ चेक बाउंस हुआ और दूसरी तरफ ये सजा मिल जाएगी, भाई ऐसा भी नहीं है। कुछ कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा। वो कंडीशंस कौन सी हैं? कौन कौन सी कंडीशन है? पहला, चेक के डिसऑनर होने का रीजन क्या है? 2 रीजन। पहला, चेक जो है उसके डिसऑनर होने का रीजन है इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। और वो कहां पर है इनसफिशिएंसी? पहला, अकाउंट में पैसे नहीं थे, मतलब इनसफिशिएंसी इन द क्रेडिट ऑफ अकाउंट। और दूसरा, इनसफिशिएंसी इसलिए थी क्योंकि जो सैंक्शनड लिमिट थी वो कम पड़ गई। इनसफिशिएंसी इसलिए थी क्योंकि सैंक्शन लिमिट ही कम पड़ गई, तो चेक इस वजह से डिसऑनर हुआ है। ठीक हो गई बात? और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने केस किया नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन वर्सेस हरमीत सिंह पेंटल का। अब इस केस में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट का केस था जिसमें डिसीजन लिया गया कि देखो जी ऐसा है कि अगर चेक बाउंस होता है तो आप ये नहीं कह सकते कंपनी कि हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अकाउंटेंट से गलती हुई है, सजा इसे मिलनी चाहिए। नहीं, सजा किसे मिलेगी? जो कि कंपनी एक्ट में ऑफिसर की कैटेगरी में आता है, मतलब कंपनी के प्रमोटर, कंपनी के डायरेक्टर या कंपनी के की एमपी, इनको सजा मिलेगी। किसी साधारण से अकाउंटेंट को आप सजा नहीं दिलवा सकते। सुप्रीम कोर्ट का केस है, याद करने वाला बनता है। फिर मोदी सीमेंट वर्सेस के नंदी का एक केस हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगेन सुप्रीम कोर्ट का केस है कि देखो जी अगर सिग्नेचर मिसमैच हो रहे हैं या फिर स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन हो रही है, परंतु अगर इंटेंशन जो ड्रॉअर की है सिग्नेचर मिसमैच के पीछे या फिर स्टॉप पेमेंट देने के पीछे वो मेलाफाइड गलत इंटेंशन है, तो फिर स्टॉप पेमेंट या सिग्नेचर मिसमैच के अंदर भी सेक्शन 138 लग जाएगा। फिर एक तीसरा केस था, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट था जिसका नाम था HNB मुल्ला फिरोज वर्सेस CY सोमयाजुलू, जिसमें कहा गया, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि मान लीजिए हमारे कैमरामैन साहब राजकिशोर साहब के पास मेरा एक चेक पड़ा था, ये शॉपिंग करने वाइफ के साथ गई, अपना चेक तो नहीं काटा, मेरा चेक उठा के दे दिया। सवाल उठा चेक बाउंस हो गया, क्या राजकिशोर को सजा मिलेगी? नहीं, क्योंकि इसके अकाउंट का चेक नहीं था तो इसको सजा नहीं मिलेगी। क्या मुझे सजा मिलेगी? नहीं, क्योंकि मैंने माल नहीं खरीदा तो मुझे सजा नहीं मिलेगी। तो इस केस में क्या सजा मिल सकती है? ना राजकिशोर को ना मुझे। बट ये और बात है कि जिससे राजकिशोर ने माल खरीदा है वो राजकिशोर के ऊपर केस कर सकता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर वो रिकवरी कर सकता है राजकिशोर से। मगर सेक्शन 138 के अंदर राजकिशोर को सजा इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि राजकिशोर का चेक नहीं था, और मुझे सजा इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने माल खरीदा नहीं है। ये था आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट। सेकेंड, जो चेक डिसऑनर हुआ है सजा तब मिलेगी 138 में जब चेक डिसऑनर जो हुआ है वो इशू किया गया था किसी ऐसी लायबिलिटी के लिए जो कि लीगली इन्फोर्सेबल डेट है या फिर किसी और लायबिलिटी के लिए। अब लीगली इन्फोर्सेबल डेट का मतलब क्या होता है? लीगली इन्फोर्सेबल डेट का मतलब होता है एनी डेट अदर देन टाइम बार डेट, एनी डेट अदर देन टाइम बार डेट, यानी कि टाइम बार डेट जो है लीगली इन्फोर्सेबल डेट नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आपने मान लीजिए चेक इशू किया है फॉर द पेमेंट ऑफ टाइम बार डेट, वो डिसऑनर हो गया, सजा नहीं मिलेगी। अगर कोई डेट टाइम बार नहीं है तब डिसऑनर हुआ तो सजा मिलेगी। या फिर अदर लायबिलिटी के लिए, अदर लायबिलिटी का मतलब है कि अगर मैं मंदिर में चंदा दे रहा हूँ, चैरिटी डोनेशन, या मैं आपको प्राइस दे रहा हूँ, वो चेक अगर बाउंस हो गया 138 नहीं लगेगा क्योंकि वो मेरी लायबिलिटी नहीं है। ये तो मैं आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन दे रहा हूँ। थर्ड, चेक बाउंसिंग के लिए जरूरी है कि चेक जब इशू किया गया उसके 3 महीने के अंदर अंदर प्रेजेंट हो रहा है।
फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ये प्रोसीजरल है। प्रोसीजरल मतलब फोर्थ पॉइंट कहता है कि जैसे ही चेक बाउंसिंग की सूचना पे या होल्डर इन ड्यू कोर्स को मिलेगी, वो एक डिमांड नोटिस इशू करेंगे विद इन 30 डेज। किसको? ड्रॉअर को। जैसे डिमांड नोटिस इशू करेंगे ड्रॉअर, जिस दिन तुम्हें डिमांड नोटिस आएगा उसके 15 दिन के अंदर अंदर तुम्हें पेमेंट कर देनी पड़ेगी। अगर तुम 15 दिन में पेमेंट नहीं कर पाए तो फिर अगला दिन कहलाएगा द डे ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन अराइज। कौन सा दिन कहलाएगा? द डे ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन अराइज। वहां से 1 महीने के अंदर अंदर पे और होल्डर इन ड्यू कोर्स आप ड्रॉअर के ऊपर केस कर सकते हैं। तो ये था 138 से लेकर 142 तक की कहानी। फिर उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट हुआ असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो बना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है बट जिसे ट्रांसफर किया जा रहा है एक रिटन एंड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के द्वारा, जिसे जब ट्रांसफर किया जाता है तो इसे कहते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट जो है नेगोशिएबल में नहीं बल्कि एज पर द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट होता है। असाइनमेंट के अंदर ध्यान रखना, टाइटल ऑफ असाइनी विल डिपेंड अपॉन द टाइटल ऑफ असाइनर। यानी कि अगर असाइनर का टाइटल डिफेक्टिव है तो क्या असाइनी का टाइटल भी डिफेक्टिव होगा? यस। चाहे असाइनी गुड फेथ में ही क्यों ना हो, चाहे असाइनी मैच्योरिटी डेट से पहले ही क्यों ना हो, या फिर चाहे असाइनी कंसिडरेशन में ही क्यों ना हो। मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि अब असाइनमेंट जैसे ही आपने किया तो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की सीमाओं से बाहर निकल जाओगे। अब आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नहीं हो, ठीक है। चले, उसके बाद असाइनमेंट का मतलब लिखवाया, सारा कॉन्सेप्ट लिखवाया। फिर हमने कहा कॉन्सेप्ट ड्रॉ इन केस ऑफ नीड। ड्रॉ इन केस ऑफ नीड का मतलब होता है कि कई बार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे किसी पार्टी का नाम लिखा जाता है इन एडिशन टू द ड्रॉई, जिसके जरूरत पड़ने पर हम जिसके पास जाएंगे। से फॉर एग्जांपल एक पहला ड्रॉई है, दूसरा ड्रॉई इन केस ऑफ नीड है। तो पहले ड्रॉई ने अगर बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया तो अच्छी बात है, दूसरे के पास नहीं जाएंगे। बट अगर पहले ने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर हम दूसरे के पास जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है जब मान लीजिए आप किसी नई सिटी में, नई स्टेट के अंदर माल बेच रहे हो, जहां आपको नया ग्राहक मिला है मगर आपको शक है कि पता नहीं वो माल लेगा कि नहीं, तो इसलिए आप उससे भी कांटेक्ट करते हो और अपने वहाँ के उस स्टेट के किसी पुराने ग्राहक से भी कांटेक्ट करके रखते हो कि भैया मैं माल भेज रहा हूँ, अगर इसने एक्सेप्ट ना लिया तो तुम कर लोगे? तो वो कहता है हाँ कर लूँगा। तो इसे हम कहते हैं ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, वो व्यक्ति जिसको जरूरत पड़ने पर पुकारा जाएगा। अब यहाँ पर एक केस हुआ था डोरे वर्सेस कांचीवाला का, जो कि ये कॉन्सेप्ट आपने बुक से करना था, मैंने लिखवाया था, शायद ये बुक से करना है यहाँ पर। हाँ जी, बुक लिखा हुआ 23.8 पैराग्राफ। तो डोरे वर्सेस कांचीवाला में कहा गया कि मान लीजिए अगर ड्रॉई, पहला जो ड्रॉई है उसने बिल को एक्सेप्ट कर लिया तो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड के पास जाओगे? नहीं। मैच्योरिटी डेट के पास आप पहले ड्रॉई के पास गए, उसने पेमेंट करने से मना कर दिया, तो क्या अब आप पेमेंट लेने के लिए ड्रॉई इन केस ऑफ नीड के पास जा सकते हो? नहीं। जब ड्रॉई इन केस ऑफ नीड ने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो पेमेंट करने के लिए सीधा कैसे ले जा सकते हो? नहीं ले जा सकते। ये डोरे वर्सेस कांचीवाला का जजमेंट था और ये हमारी थी क्लास नंबर 9। क्लास नंबर 10 के अंदर हमने एक बार गो थ्रू की थी बुक। मैं आपके सामने एक बार बुक गो थ्रू कर लेता हूँ। जो रिमेनिंग टॉपिक थे उनको भी जरा उनके भी एक ही बार में रिवीजन साथ में ही करते जाते हैं। जो मेन टॉपिक थे, जो हमने बुक से किए थे। चले क्लास नंबर 10 के अंदर फिर हमने क्या था, मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। हमने कहा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है कि प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक जो कि पेबल टू ऑर्डर या बियरर है। रेलेवेंट नहीं है एग्जाम के लिए। एसेंशियल फीचर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? पहला, फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। बियरर इंस्ट्रूमेंट होगा तो डिलीवरी के द्वारा, ऑर्डर होगा तो इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी के द्वारा। होल्डर इन ड्यू कोर्स का टाइटल अपने जिससे उसने प्राप्त किया उससे भी बेटर होता है। ये केवल नेगोशिएबल का फीचर है। नेगोशिएबल नंबर ऑफ टाइम ट्रांसफर हो सकता है। फिर हमने कहा प्रेजम्पशन एज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कुछ प्रेजम्पशन पे काम करता है। इसके ऊपर आधारित एक क्वेश्चन भी बुक के अंदर है, वो जरूर करना, जहाँ से कॉन्सेप्ट निकला था ये। पहला, प्रेजम्पशन एज टू डेट।
प्रेजम्पशन एज टू डेट का मतलब है कि हम ये मान के चलेंगे कि जो डेट अपीयर हो रही है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसी डेट पे ही बना है। अगर कोई इस डेट को ऑब्जेक्ट करना चाहता है तो वो प्रूव करे कि हाँ जी कोई सी और डेट को बना है। प्रेजम्पशन ऑफ कंसिडरेशन, हम मान के चलेंगे कि हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर कंसिडरेशन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट करना चाहता है तो उसे प्रूव करने दो कि कंसिडरेशन नहीं है। प्रेजम्पशन ऑफ स्टैम्प, हम ये मान के चलेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो स्टैम्प ड्यूटी पे होनी चाहिए थी वही पेबल है। अगर कोई कहता है नहीं गलत है तो उसे प्रूव करने दो। प्रेजम्पशन एज टू ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हम ये मान के चलेंगे कि जो इंडोर्समेंट का जो ऑर्डर चेक पे नजर आ रहा है उसी ऑर्डर में ही इंडोर्समेंट हुई है। अगर कोई कहता है नहीं ये गलत है ऑर्डर तो प्रूव करने दो। प्रेजम्पशन ऑफ टू ट्रांसफर, हम ये मान के चलेंगे कि हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो भी ट्रांसफर हुआ है वो बिफोर मैच्योरिटी हुआ है। एंड प्रेजम्पशन एज टू होल्डर इन ड्यू कोर्स, हम ये मान के चलेंगे कि हर होल्डर जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। अगर आप कहते हो कि नहीं उसका टाइटल डिफेक्टिव है तो प्रूव करो। ठीक है। प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और फिर उसके अंदर क्लास नंबर 10 के अंदर हमने किया था, अगला कॉन्सेप्ट कोई किया था, बताता हूँ देख लेते हैं, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। हमने इसके बाद किया था कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का कॉन्सेप्ट। सवाल उठा, मैंने कहा था कि क्या माइनर कभी भी प्रॉमिसरी नोट में मेकर हो सकता है मगर वो लायबल नहीं है। प्रॉमिसरी नोट वैलिड रहेगा, वो वैलिड रहेगा, मगर ये और बात है कि माइनर लायबल नहीं है, क्योंकि होल्डर बाकी पार्टीज के ऊपर केस कर पाएगा, माइनर के ऊपर नहीं। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड में भी। एजेंट, ये एजेंट जो है क्या अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम कर सकता है? द आंसर इज यस। सिमिलरली होल्डर के बिहाफ पर उसका एजेंट जो है वो पेमेंट रिकवर कर सकता है? यस। पार्टी प्राइमरी लायबल की जगह उसका एजेंट जो है वो डिस्चार्ज कर सकता है उसकी लायबिलिटी? द आंसर इज यस। फिर है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। मान लीजिए मैं एक मेकर ऑफ प्रॉमिसरी नोट हूँ, अगर मैं लुढ़क जाऊँ तो मेरे बदले कौन पे करेगा? आप, मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मेरा छोटा पोपली पे करेगा। मगर मेरे छोटे पोपली की लायबिलिटी ध्यान रखना, लायबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव मैक्सिमम कितनी रहती है? जितनी वो मेरी एसेट ऑब्टेन कर रहा है, उससे ज़्यादा नहीं। से फॉर एग्जाम्पल मरने के बाद मैं अगर 1 करोड़ की एसेट छोड़ के गया और 2 करोड़ की लायबिलिटी छोड़ के गया तो मेरा छोटा पोपली केवल 1 करोड़ के लिए लायबल होगा। ये बात ध्यान रखना, पेपर में सवाल आया था ये। फिर उसके बाद हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस था नेगोशिएशन और असाइनमेंट के बीच में। ये हमने बुक से पढ़ा था। नेगोशिएशन में प्रेजम्पशन हमेशा कंसीडर्ड प्रिज्यूम की जाती है, सेक्शन 118 भी करा। असाइनमेंट में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता प्रेजम्पशन ऑफ कंसिडरेशन का। इंस्ट्रूमेंट जो बियरर पे पेबल है वो नेगोशिएट कैसे होते हैं? डिलीवरी के द्वारा, और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट एंडोर्समेंट कम डिलीवरी के द्वारा। परंतु असाइनमेंट के केस में हमेशा असाइनमेंट कैसे होगा? एक रिटन एंड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के द्वारा होगा। नेगोशिएशन के केस में टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है वो बेटर होगा एज कम्पेयर टू टाइटल ऑफ ट्रांसफरर। बट असाइनमेंट के केस में द टाइटल ऑफ असाइनी वुड डिपेंड अपॉन द टाइटल ऑफ असाइनर। दस इफ द टाइटल ऑफ असाइनर इज डिफेक्टिव देन द टाइटल ऑफ असाइनी वुड आल्सो बी डिफेक्टिव। नेगोशिएशन केवल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बिहाफ पर किया जा सकता है, बट असाइनमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में और बाकी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट में भी असाइनमेंट का कॉन्सेप्ट है, नेगोशिएशन में भी है, हर जगह है। असाइनमेंट बाकी डॉक्यूमेंट पे भी किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट किया नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग का। अब इसका नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग का मतलब क्या होता है? सेक्शन 99 एंड 100 कहते हैं कि देखो जी ऐसा है कि अगर आप मान लीजिए किसी इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट लेने के लिए गए या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज की एक्सेप्टेंस के लिए गए, मगर सामने वाली पार्टी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया या पेमेंट नहीं की, तो एज अ होल्डर आपके पास क्या सबूत है कि उसने मना किया है? सबूत यह है कि आप इमीडिएटली वो इंस्ट्रूमेंट लेकर आप एक सरकारी अफसर के पास चले जाएं, जिसे हम नोटरी पब्लिक कहते हैं। अब आपके बिहाफ पर प्रेजेंट करने का काम ये नोटरी पब्लिक करेगा। अगर सामने वाली ने अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं दिया, पेमेंट नहीं की, तो नोटरी पब्लिक इस बात को कि मैं पेमेंट लेने गया मगर पेमेंट नहीं हुई, इसे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिख देगा। और जब इस बात को इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिख दिया जाता है तो इसे कहते हैं नोटिंग। ये इस बात का सबूत है कि इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट नहीं हुई या इंस्ट्रूमेंट की एक्सेप्टेंस नहीं हुई ऑन द रेलेवेंट डेट। ठीक है जी। चलिए, जब यही बात नोटरी पब्लिक एक अलग से सर्टिफिकेट पे लिख के देता है तो उस सर्टिफिकेट को कहते हैं प्रोटेस्टिंग। क्या कहते हैं? प्रोटेस्टिंग। क्लियर? आगे मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। अभी तक हमने किया था डिस्चार्ज ऑफ अ पार्टी, यानी कि किसी पार्टी के डिस्चार्ज की बात कर रहे थे, परंतु अब मैं कह रहा हूँ डिस्चार्ज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जब इंस्ट्रूमेंट ही खत्म हो जाता है
तो इंस्ट्रूमेंट कब कब खत्म हो सकता है? पहला, जब उसकी पेमेंट हो जाए इंस्ट्रूमेंट खत्म। दूसरा, कैंसिलेशन और रिलीज। मान लीजिए आप सबसे पहली पार्टी, फॉर एग्जांपल मेकर ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट को उसकी लायबिलिटी से रिलीज कर देते हैं या उसकी लायबिलिटी को कैंसिल कर देते हैं, तो सारी पार्टीज खत्म हो जाएंगी। यस। थर्ड, पार्टी प्राइमरी लेवल बिकम द होल्डर। अगर मान लीजिए प्रॉमिसरी नोट का मेकर ही इंस्ट्रूमेंट घूमते घूमते दोबारा से उसी मेकर के पास आ गया और वो होल्डर बन गया, तो सारी पार्टीज खत्म हो गई, लायबिलिटी, सारी पार्टीज की लायबिलिटी खत्म हो गई। द आंसर इज यस। देखिएगा, वाई प्रॉमिसरी नोट का मेकर था, एग्जांपल देखिएगा यहाँ पर, एंड एक्स पे ही था, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई से वाई। वाई किससे रिकवर करेगा? अपने आप से तो कर नहीं सकता, इसका मतलब पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो गया है। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है हुंडीज। हुंडीज का मतलब क्या होता है? जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक लोकल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है, दोबारा बोल दूं, जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक लोकल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है तो फिर इसे कहते हैं हुंडीज। अब जो पार्टीज है ना हुंडीज के अंदर, वो कह सकती हैं कि भैया हमारे अंदर अगर कोई झगड़ा होगा तो हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मुताबिक निपटाएंगे उसे। जरूरी नहीं कि इन पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लगे हुंडी के ऊपर, बट हाँ पार्टीज कह सकती हैं कि अगर कोई झगड़ा होगा तो हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मुताबिक उस झगड़े को निपटाएंगे। हुंडी कितने तरीके की हो सकती है? कई तरीके की। पहला है शाहजोग हुंडी। शाहजोग हुंडी का मतलब एक ऐसी हुंडी जो कि गांव के पूरे शाह मतलब सबसे बड़े फाइनेंसर को पेबल होती है। दूसरी है नामजोग हुंडी, जिसे ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं हम अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। और हुंडी जो है वो लोकल मार्केट में चलती है, नेगोशिएबल तो जनरली कमर्शियल ट्रांजैक्शन में चलता है ना। चलिए, हुंडी लोकल लैंग्वेजेस में केरला के गांव, महाराष्ट्र के एरियाज़ में, लोकल एरियाज़ में, उड़ीसा के एरियाज़ में वहाँ चलती हैं, लोकल लैंग्वेज में लिखी जाती हैं। नामजोग हुंडी एक ऐसी हुंडी जिसका ट्रांसफर इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी जैसे तरीकों से होता है। फिर होती है धनी जोग, जिसे बियरर इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रीट करते हैं, केवल डिलीवरी के द्वारा ट्रांसफर हो सकती है। फिर एक होती है जोखमी हुंडी, एक ऐसी हुंडी जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज प्लस इंश्योरेंस पॉलिसीज का कॉम्बिनेशन होती है। यानी कि जब ऐसी हुंडी जिसमें आप कहते हो कि मैं जिस दिन मुझे माल रिसीव हो जाएगा तब मैं उस बिल की पेमेंट करूंगा, तो इसे कहते हैं जोखमी हुंडी। यानी कि जहां जोखिम सारा सेलर को उठाना पड़ता है कि बेटा तो माल जब पहुंचाएगा और बिल ऑफ एक्सचेंज पे पेमेंट तभी होगी तेरे को, इसे जोखमी हुंडी कहते हैं। फिर एक आता है जवाबी हुंडी। जवाबी हुंडी जस्ट लाइक अ चेक होती है जो कि एक लोकल ग्रामीण बैंक को पेबल होती है। फिर खोखा, खोखा का मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट हो चुकी है। ये सब करने के बाद फिर अब हमने किया था लास्ट क्लास के अंदर जो बचे हुए कॉन्सेप्ट थे उसके अंदर एक्सेप्टर फॉर ऑनर। एक्सेप्टर फॉर ऑनर क्या है? ये कहता है मान लीजिए किसी बिल ऑफ एक्सचेंज को आप एक्सेप्टेंस के लिए लेके गए, एक्सेप्टेंस सामने वाले ने नहीं दी, आपने सबूत इकट्ठा किए, क्या नोटिंग और प्रोटेस्टिंग कराई। एज अ होल्डर आप केस करने ही वाले थे कि तभी एक आउटसाइडर बीच में आया और उसने कहा कि ठहरो, आप केस मत करो क्योंकि मैं इस बिल को एक्सेप्ट करता हूँ। किसके बिहाफ पर? किसी प्रीवियस पार्टी के बिहाफ पर उसने एक्सेप्ट किया। तो ये जो आउटसाइडर था इसे कहते हैं एक्सेप्टर फॉर ऑनर। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि होल्डर आप सब पे केस कर ही सकते हो, इसके अलावा आप इस एक्सेप्टर फॉर ऑनर पे भी केस कर सकते हो। दूसरी बात, एक्सेप्टर फॉर ऑनर पे केस करने के लिए जरूरी है होल्डर कि आप मैच्योरिटी डेट पर पहले ड्रॉई के पास जाओ। सवाल उठा, जिसने एक्सेप्ट नहीं किया क्या वो पेमेंट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। मगर फिर भी बिल तो उसे ही, बिल पे इंस्ट्रक्शन तो उसे ही है ना। आई ऑर्डर वाई टू पे ₹1 लाख टू मी लिखा है ना, तो इसलिए उसके पास जाओ। उसने मना किया, सबूत इकट्ठा करो, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग कराओ। किस लिए? फॉर डिसऑनर ड्यू टू नॉन पेमेंट की वजह से। अब आप एक्सेप्टर फॉर ऑनर के ऊपर या प्रायर पार्टी के ऊपर केस कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपने एक्सेप्टर फॉर ऑनर से पैसा रिकवर किया, तो एक्सेप्टर फॉर ऑनर किससे रिकवर कर सकता है? जिसके ऑनर के लिए उसने एक्सेप्ट किया उससे और उसकी प्रायर पार्टीज से। एक बात और है एक्सेप्टर फॉर ऑनर कि जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको ये बताना पड़ेगा कि किसके ऑनर के लिए आप एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने ये नहीं बताया तो फिर हम मान लेंगे कि आपने ड्रॉर के ऑनर के लिए एक्सेप्ट किया है, यानी कि आप केवल ड्रॉर से ही रिकवर कर पाएंगे बस, तो आपका नुकसान है। तो इसलिए बताना जरूर कि किसके ऑनर के लिए आपने बिल को एक्सेप्ट किया है।
फिर अगला कॉन्सेप्ट हमारा पेमेंट फॉर ऑनर, जो कहता है कि अगेन जब बिल ऑफ एक्सचेंज मान लीजिए मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट के लिए गए मगर वहाँ पे पेमेंट नहीं हुई, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग कराई, स्यू करने ही वाले थे कि इतना बीच में एक व्यक्ति आया, उसने कहा सर मैं पेमेंट करना चाहता हूँ किसी प्रायर पार्टी के बिहाफ पर, और उसने प्रायर पार्टी के बिहाफ पर पेमेंट कर दी, तो इसे कहते हैं पेमेंट फॉर ऑनर। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे? कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि वो किससे रिकवर कर सकता है? वो रिकवर कर सकता है जिसके ऑनर के लिए उसने पे किया है, वो उससे रिकवर कर सकता है। कौन? जिसने पेमेंट, जो पेमेंट फॉर ऑनर जिसने की है। ठीक है, चले जी, तो ये हमारा पूरे का पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की रिवीजन खत्म होती है। हम अगली रिवीजन ला रहे हैं चार्ज चैप्टर की, जो कि कंपनीज एक्ट का चैप्टर है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, खुश रहो खुश रहो खुश रहो।